हम आज इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे, मैं कहूंगा इस विश्लेषण को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस वक्त पीएम क्या बोल रहे हैं, थोड़ी देर ये सुनते हैं और फिर हम अपनी इस बात को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि पीएम का जो भाषण है उस पर सभी की निगाहें हैं कि आखिर उनकी रणनीति क्या है। एक बार सीधे चलते हैं, हम देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं। पॉलिटिकल ज्ञानियों ने कहा था 2019 में जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो उस ज्ञानियों ने कहा था कि भाई 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। मैं आज पंजाब के भाजपा कार्यकर्ताओं की भी विशेष प्रशंसा करूंगा। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में जिस प्रकार पार्टी का झंडा बुलंद किया है, वो आने वाले समय में पंजाब में भाजपा की मजबूती को, देश की मजबूती को एक अहम स्थान के रूप में विकसित करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। पंजाब में भाजपा एक शक्ति के रूप में उभरनी है, ये मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं दोस्तों। सीमावर्ती राज्य होने के नाते पंजाब को अलगाववादी राजनीति से सतर्क रखना भाजपा का कार्यकर्ता जान की बाजी लगा करके भी इस काम को करता रहेगा। आने वाले 5 सालों में भाजपा का हर कार्यकर्ता वहां इस दायित्व को जोर शोर से निभाने वाला है। ये विश्वास मैं पंजाब की जनता को आज देना चाहता हूं। साथियों, ये चुनाव ऐसे समय में हुए हैं जब दुनिया 100 साल के सबसे बड़े कोरोना जैसी महामारी के संकट से लड़ रही है। पूरी मानव जात, पूरा विश्व 100 साल में ऐसी बीमारी नहीं देखी, ऐसी मुसीबत से लड़ना नहीं पड़ा है। ये जैसे कुछ कम था तो युद्ध ने भी विश्व की चिंताएं बढ़ाई हैं। इन परिस्थितियों में दुनिया भर की सप्लाई चेन छिन्न भिन्न हो गई है। 2 साल से सप्लाई चेन पर बहुत ही विपरीत प्रभाव हुआ और युद्ध ने उसमें और जोड़ दिया। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत ने जो कदम उठाए, आर्थिक स्तर पर जो फैसले लिए, गरीब कल्याण के जो फैसले लिए, उन सभी ने भारत को संभलकर आगे बढ़ने में बहुत मदद की। भारत बच पाया है क्योंकि हमारी नीतियां जमीन से जुड़ी रही।
हमारी नीतियां जमीन से जुड़ी रही और हमारे प्रयास निष्ठा और नियत की पटरी पर अविरत आगे बढ़ते रहे। जहां जहां डबल इंजन की सरकार रही, वहां पर जनता के हितों की डबल सुरक्षा हुई और विकास के कार्यों की गति भी तेज हुई। इस समय जो युद्ध चल रहा है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दुनिया के हर देश पर पड़ रहा है। भारत शांति के पक्ष में है, बातचीत से हर समस्या को सुलझाने के पक्ष में है। लेकिन जो देश सीधे जंग लड़ रहे हैं, भारत का उनसे आर्थिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से नाता है। इस तरह इन चुनावों में स्थिर सरकारों के लिए वोट दिया, वो इस बात का प्रतिबिंब है कि लोकतंत्र भारतीयों की रगों में है। लेकिन भाई और बहनों, आज इस अवसर पर मैं देश के सामने अपनी कुछ चिंताएं भी रखना चाहता हूं। देश का नागरिक तो बहुत जिम्मेदारी के साथ देश के हित में अपना काम कर रहा है। जब भी उसको अवसर मिलता है, वो जिम्मेदारी के साथ पेश आता है। देश का सामान्य नागरिक राष्ट्र निर्माण में जुटा है। और आइए अब सीधे रुक करते हैं अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, श्रवण गर्ग जी, गिरिजा शंकर जी, प्रेम कुमार जी। सबसे पहले मैं आ जाता हूं गिरिजा शंकर जी, आपसे पहली प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। पीएम मोदी का भाषण भी आपने सुना, वो क्या कह रहे हैं और कैसे देखते हैं सर बीजेपी की इस विक्ट्री को, और कितने असर इसके नजर आते हैं आपको मध्य प्रदेश की सियासत पर? देखिए, ये विक्ट्री जो है, जो 4 राज्यों में हुई है, उस विक्ट्री को 2 तरह से देखा जा सकता है। एक जो मोदी जी जिस तरह से देख रहे हैं और जिस तरह से उसको एक बड़े इवेंट के रूप में रख रहे हैं, और मुझे लगता है कि चारों राज्यों में बीजेपी ने अपनी सरकारें रिटेन की है। वो कोई अपना कोई विस्तार नहीं किया है इसमें। और पिछले कई सालों से अब ये परंपरा हो गई है कि सरकारें हर 5 साल में बदलें, ये जरूरी नहीं है। आप देखेंगे कि वेस्ट बंगाल में, त्रिपुरा में, उड़ीसा में, जहां पर गैर भाजपाई सरकारें हैं, वो लगातार रिपीट होते रही हैं। बीजेपी की खुद की सरकारें जो है गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में लगातार रिपीट होती रही हैं। तो सरकारों को रिटेन करना और रिपीट करना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हो, ऐसा मैं नहीं मानता। ये जरूर है कि 5 साल के बाद वो जो एंटी इनकम्बेंसी से पार पाके आप चुनाव जीतते हैं, तो एक बड़ी आश्वस्ति की बात होती है। लेकिन ये देखना होगा कि इन चुनाव में उसका जो बाद में जब सारे आंकड़े आ जाएंगे, तो उसका एनालिसिस करने के बाद ये मालूम पड़ेगा कि बहुत मार्जिनल बहुमत के साथ बाकी राज्यों में सरकारें बनी हैं। इस बात को भी गौर करना चाहिए। बिल्कुल। श्रवण जी के पास आता हूं। श्रवण जी, आप कैसे देखते हैं इस जीत को, और मध्य प्रदेश में किस तरह के असर या दूरगामी इसके आफ्टर इफेक्ट्स नजर आएंगे आपको? मैं इसको जीत बहुत बड़ी जीत है, और खासकर उत्तर प्रदेश के मामले में गिरिजा शंकर जी ने जो कहा वो अपनी जगह ठीक है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बारे में ठीक है। उत्तर प्रदेश में 1985 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सरकार रिपीट हुई है। और दूसरा ये बड़ी बात है कि जिस मुख्यमंत्री ने 5 साल पूरे किए हों,
वो रिपीट हुई है, वो पार्टी रिपीट हुई है। मैं ये तो नहीं कहता कि योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो ये एक बड़ा इवेंट तो है। और जो आपका दूसरा सवाल है वो उसका उत्तर ये है कि इसका निश्चित रूप से असर जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य हैं, मध्य प्रदेश जैसे है या हिमाचल जैसे है या और भी जो राज्य हैं, वहाँ की सरकारों, या गुजरात है जहाँ चुनाव होने हैं, या मध्य प्रदेश जहाँ चुनाव होने हैं, या छत्तीसगढ़ और राजस्थान जहाँ वो बीजेपी विपक्ष में है, वहाँ भी इस जीत का, उत्तराखंड की जीत का और गोवा और मणिपुर के परफॉर्मेंसेस का असर तो होगा। अब वो किस तरह से होगा, और बीजेपी अब जैसे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का आधार गिरा है, मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है कि करीबन 50-52 सीटें कम हुई हैं उनकी। और अगर बहुजन समाज पार्टी खुले तौर पर पक्ष में नहीं आती, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना आधार खोकर और अपनी पूरी अस्मिता को खोकर अपने आप को समाप्त करके, तो निश्चित रूप से, क्योंकि 47 सीटों से अगर अखिलेश 126-127 सीटें ले जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के साथ कितनी बड़ी ताकतें लगी हुई थी उसकी स्थापना के लिए, इतना बड़ा मीडिया, नेशनल मीडिया पूरा का पूरा, इतने पूंजीपति, इतनी नौकरशाही, केंद्र की सरकार, तमाम संसाधन जी, उसके बाद ये योगी सरकार की वापसी हुई है। तो अब इसके मुकाबले तो योगी, ये अखिलेश कहीं बहुत कमज़ोर पड़ते हैं। इसलिए मैं कोई आश्चर्य नहीं है मुझे कि योगी फिर से आ गए हैं। योगी आ गए या भारतीय जनता पार्टी आ गई है, पर पंजाब में सफाया हो गया पूरा भारतीय जनता पार्टी का। आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना कि नहीं सुना अभी? उसमें उनके भाषण में सबसे ज़्यादा तकलीफ, वो दुख जो व्यक्त कर रहे थे वो पंजाब को लेकर व्यक्त कर रहे थे। वहाँ तो उनकी 2 सीटें उनको आई है। तो ये दिक्कत तो है, पर अब चूंकि हाथी के पैर में सारे पैर समा जाते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश जो प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई थी, प्रतिष्ठा का राज्य बना हुआ था जी, और उसको किसी भी प्रकार से जीतने का वहाँ संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने अपनी पूरी ताकत, 3 दिन वो खुद रहे बनारस में। ठीक है, ये पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री, यूक्रेन में लड़ाई चल रही हो, बच्चे फंसे हुए हों, तो वो वहाँ बनारस में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बचाने में, वहाँ की सीटों को ताकत देने में लगे हुए थे। प्रेम कुमार जी, आप कैसे देखते हैं इस जीत को, और खासतौर से पीएम मोदी जिस तरह से इस पूरे चीज को ले रहे हैं? और मैं जानना चाहूंगा, बीजेपी का तो हो गया, लेकिन कांग्रेस के ऊपर किस तरह से असर पड़ने जा रहा है इन चुनावी परिणामों का? अभिलाष जी, मैं इसी बिंदु पर फोकस करता हूं कि कांग्रेस पर, इस पर क्या असर पड़ता है या पड़ सकता है। देखिए, ये चुनाव, अगर जो कांग्रेस से उम्मीद थी, वो ये उम्मीद थी कि कम से कम वो अपनी पंजाब की सरकार बचा लेगी, गोवा में उसकी वापसी हो जाएगी, मणिपुर में भी कम से कम सबसे बड़ी पार्टी रहेगी, इस तरह की उम्मीदें थी, और उत्तराखंड में सरकार बना लेगी, ऐसी उम्मीदें थी। यानी 4 स्टेट में अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, और इसके बजाय ये बीजेपी के पास चली गई, पंजाब आम आदमी पार्टी ने ले लिया। तो अब इसके बाद सबसे बड़ी जो दिक्कत आने वाली है वो क्या है, जैसे 2019 में जब आम चुनाव कांग्रेस हारी, तो राहुल गांधी जी को इस्तीफा देना पड़ा, और अब उसके बाद मैं समझता हूं कि कांग्रेस की ये सबसे बड़ी हार है। 2019 के बाद ये जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, उसको मैं कांग्रेस की हार के रूप में देखता हूं, क्योंकि उनकी उम्मीदें थी और नेचुरल उम्मीद थी, वो रिटेन करना चाहिए था। तो इस हार के बाद मनोबल पर जबरदस्त असर पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात है, 2024 की तैयारी में जो लोग
कांग्रेस से चाह रहे थे कि कांग्रेस नेतृत्व करे, और कई लोग उनसे बच करके, जैसे ममता बनर्जी और दूसरे छत्रप, ऐसी कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस से लीडरशिप अपने हाथ में ले ले वापस। ये कोशिश जारी थी। अब देखिए, ये कोशिश करते हुए आम आदमी पार्टी भी दिखने लगी है। आज अरविंद केजरीवाल जी का भाषण सुन ली, उन्होंने कहा कि हम इस देश में शिक्षा की ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं ताकि यहाँ के बच्चे यूक्रेन ना जाएं। ये एक बात कहते हैं। उन्होंने एक एम्बिशन जो है नेशनल लेवल पर रखा है, और उनकी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी हासिल कर लेगी, वैसी पात्रता अब उनको हासिल हो गई है। तो वो अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए एक नेतृत्व बनने के विकल्प के तौर पर भी सामने आएगी। यानी अब लड़ाई बीजेपी से नहीं, बीजेपी का विकल्प बनने की लड़ाई जो है विपक्ष में तेज होगी। ये इस चुनाव का इफेक्ट होगा कांग्रेस पर सबसे ज्यादा। ये मैं संक्षेप में बोल रहा हूँ। ठीक है गिरिजाशंकर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो बात प्रेम कुमार जी ने कही, क्या वाकई में मध्य प्रदेश में यह कहा जाता है कि इतने सालों से बीजेपी वहां पर थी, एक मौका मार्जिनली कांग्रेस को मिला और वापस बीजेपी दोबारा सत्ता में आई है, तो एक बहुत लंबा कार्यकाल हो गया है, और इसके बाद अगर विकल्प के तौर पर कुछ मिलता है मध्य प्रदेश की जनता को, तो शायद वो कांग्रेस के लिए और ज्यादा बुरी स्थिति बन सकती है। हालांकि अभी भी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है कांग्रेस। देखिए, जो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं वो एक अलग मसला है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव और यहाँ की राजनीति का मसला बिल्कुल अलग है। इन दोनों को जोड़ के नहीं देख सकते आप जी। आप देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश या पंजाब या जो दूसरे राज्य हैं, वहां पर जिस तरह जातिवाद हावी होता है और जिस तरह जातिवादी समीकरण बनते हैं, जिस तरह से उसे क्लस्टर बनाए जाते हैं, वैसी कोई स्थिति छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में अब तक तो कम से कम नहीं है। दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बाइपोलर पॉलिटिक्स है। केवल कांग्रेस और बीजेपी 2 ही पार्टियां हैं, तीसरी कोई पार्टी कभी अब तक रही नहीं। तो जबकि बाकी राज्यों में जहां चुनाव अभी हुए हैं वहां पर मल्टीपोलर पॉलिटिक्स है, वहां दूसरी पार्टियां भी हैं। तो जो चरित्र राजनीति का है, जो चरित्र चुनाव का है, वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का, वो पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बाकी सबसे बिल्कुल डिफरेंट है। तो फिर जो मुद्दा यूपी में रहा, काशी का, मथुरा का, अयोध्या का, ऐसे कोई मुद्दे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में नहीं है। यहाँ पर जरूर जब कोशिश की जाती है उस तरह की राजनीति करने की, लेकिन वो आगे राजनीति आगे बढ़ नहीं पाती। तो इन दोनों राज्यों का चरित्र बाकी राज्यों से बहुत अलग है, इसलिए उनके चुनाव परिणामों का यहाँ पर कोई असर होगा ऐसा मैं नहीं मानता। एक कारण और भी है कि मध्य प्रदेश में चुनाव अभी 1.5 साल बचे हैं। 1.5 साल तक इस चुनाव परिणाम का कोई इंपैक्ट बचा रहेगा ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि बीच में अभी हिमाचल और गुजरात में भी चुनाव होने वाले हैं। हिमाचल और गुजरात के चुनाव में जो प्रेम कुमार जी ने कहा कि अब बीजेपी को कांग्रेस कहीं टक्कर देने के बजाय अब आम आदमी पार्टी वहां जगह ले रही है। ये जितने क्षेत्रीय दल बने हैं पिछले कई सालों में, आप देखेंगे कि एकमात्र क्षेत्रीय दल है आम आदमी पार्टी, जो जिस राज्य में पैदा हुई उससे अलग दूसरे राज्य में जाकर सरकार बना रही है। ये काम न ममता बनर्जी कर पाई, न सपा कर पाई, न जेडीयू कर पाई, न कोई और पार्टी कर पाया। तो जाहिर है कि जो आम आदमी पार्टी जो है वो एक बड़े स्वरूप में उभरी है, और आने वाले चुनाव में जो गुजरात और हिमाचल में होंगे उसका सीधा मुकाबला बीजेपी की सरकारों से होगा, और वहां पर सरकारों को रिटेन करना बीजेपी के लिए आम आदमी से टक्कर लेते हुए ही करना होगा। तो इसलिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की राजनीति बिल्कुल डिफरेंट है, और जो जहां चुनाव परिणाम आए उनका परिणाम का इन राज्यों में बहुत अंतर नहीं, कोई असर नहीं होने वाला है। ठीक है श्रवण जी, अभी देखिए बड़ी देर बाद आखिरकार इंतजार करते करते कमलनाथ जी का रिएक्शन आया है ट्विटर पर। वो कह रहे हैं कि 5 राज्यों में सामने आए चुनाव परिणाम निश्चित तौर पर हमारी उम्मीद और अपेक्षा के विपरीत हैं, लेकिन लोकतंत्र में जनता का निर्णय सर्वोपरि है। जनादेश को स्वीकार करते हैं, सभी को बधाई देते हैं जो जीते हैं। हमारा नेतृत्व इन परिणामों की समीक्षा करेगा, मंथन करेगा, और हम देखेंगे कि कमी कहां रह गई। तो क्या अब आपको लगता है कि और ज्यादा चुनौतियां बढ़ गई हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं मनोबल तो देखिए टूटता है कार्यकर्ताओं का, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल वैसे भी काफी कम है इस वक्त मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो। कितनी बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए होने जा रही है? देखिए, मध्य प्रदेश में तो बहुत बड़ी चुनौती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नाम की कोई चीज नहीं है, और कांग्रेस अगर होती मध्य प्रदेश में तो एक चुनी हुई सरकार
इस तरह से नहीं गिरती जैसी कि गिरी यहाँ पर एक भारतीय जनता पार्टी को, जिसको कहते हैं ना कि थाली में रखकर सरकार दे दी जी, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के नेतृत्व ने। तो एंटिसिपेट ही नहीं कर पाए और रोका भी नहीं गया। तो ये मध्य प्रदेश में आज जो कांग्रेस की स्थिति है वो तो वही स्थिति है जो केंद्र में कांग्रेस की है। और कमलनाथ खुद जो हैं विधानसभा में विपक्ष के नेता भी बने हुए हैं और पार्टी के अध्यक्ष भी बने हुए हैं। तो जो परिवारवाद केंद्र में है कांग्रेस में, वही परिवारवाद मध्य प्रदेश में है। तो इसलिए कांग्रेस के लिए तो बहुत चुनौतियां हैं। और जो अब कांग्रेस को लेकर क्या कहें मध्य प्रदेश के बारे में, गिरिजा शंकर जी एक्सपर्ट हैं जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की श्रवण जी, लेकिन एक मैं बहुत सीधा, और उनकी श्रवण जी मैं आपसे एक बहुत सीधा सवाल करूंगा जिससे अमूमन लोग बचते हैं जिसका जवाब देने में, लेकिन आप चूंकि वरिष्ठ हैं आप मुझे जवाब दे पाएंगे, संतुष्ट कर पाए शायद। ये जीत या ये जो हार है ये कांग्रेस के लिहाज से अगर मैं देखूं तो कमलनाथ को अपने आगे अगले चुनाव को ऑपरेट करने में इससे फायदा होगा या नुकसान होगा? मेरा सीधे कहने का मतलब यह है कि आला कमान अब छोड़ देगा कमलनाथ जी पर कि आप देख लीजिए, या वो ज्यादा इंटरफेयर करने लगेगा इन चुनाव की हार को देखते हुए? आपको क्या लग रहा है, इस बार कमलनाथ को ज्यादा फ्री हैंड मिलने जा रहा है या नहीं? हो अब हर चीज में ज्यादा दखल अंदाजी आला कमान की रहेगी? देखिए ये तो बड़ा निश्चित सा वो चीज है कि आला कमान कमजोर होता है तो जो रियासतें हैं वो मजबूत होती हैं। और आला कमान कमजोर होता है, आला कमान मजबूत होता है तो रियासतें थोड़ी सी डरने लगती हैं जी। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी में भी है कि मोदी मजबूत होते हैं तो शिवराज सिंह ज्यादा डरने लगते हैं, और मोदी कमजोर होते हैं तो शिवराज सिंह थोड़े से मजबूत होने लगते हैं। तो वही स्थिति है। ये जो गहलोत हैं या कमलनाथ हैं, जो जमीन के नेता कम हैं थोड़े से, पर ओल्ड गार्ड्स हैं जो बरसों से बने हुए हैं कांग्रेस में, सत्ता में बने हुए हैं कांग्रेस की, वो मजबूत रहेंगे, होंगे तो नहीं, मजबूत रहेंगे। क्योंकि अब सवाल यह है कि जब कांग्रेस इनको हटा नहीं पाई, 2018 के चुनाव में जीतने के बाद भी नहीं हटा पाई, ज्योतिरादित्य के छोड़ जाने के बाद भी नहीं हटा पाए, नेतृत्व परिवर्तन नहीं कर पाई, ठीक है, तो निश्चित रूप से जो कांग्रेस का आला कमान है वो भी उतना ही कमजोर है जितना कि प्रदेश में कांग्रेस का संगठन कमजोर है। ठीक है, एक सवाल मैं प्रेम कुमार जी से और ले लेता हूं, और न छत्तीसगढ़ जैसी कांग्रेस है मध्य प्रदेश में। जी, प्रेम कुमार जी से एक सवाल और ले लेता हूं, फिर उसके बाद मैं इस डिबेट को रोकूंगा और फिर छत्तीसगढ़ पर हम आगे बढ़ेंगे। प्रेम कुमार जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, आपको क्या लगता है ये जो जीत है ये मध्य प्रदेश में क्या सीएम शिवराज को फ्री हैंड देने जा रही है? ये जो सवाल मैंने कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में पूछा था उसी को अगर बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में देखूं तो पीएम मोदी, सीएम योगी अगर ये यहां पर मजबूत होते हैं तो उधर शिवराज की सेहत पर किस तरह का असर पड़ता है? देखिए अभिलाष जी, इस चुनाव के बाद तो बीजेपी का आला कमान मजबूत हुआ है, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह की टीम मजबूत हुई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम देख रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जी के साथ उनकी केमिस्ट्री बैठ नहीं रही थी, और इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ की तो संघ का समर्थन था, और तमाम प्रतिकूल स्थितियों से जूझते हुए भी न तो उनसे इस्तीफा लिया जा सका, यहाँ तक कि उनसे पूछे बगैर प्रिंसिपल सेक्रेटरी बिठा देना, आईएएस पदाधिकारी को इस्तीफे दे के पार्टी में भी शामिल करवा देना, हल्ला मचाना कि ये सीएम बनेंगे कि डिप्टी सीएम बनेंगे, तमाम चीजें जी। तो अब जब आलाकमान और मजबूत हुआ है तो शिवराज सिंह जी के लिए और खतरा बढ़ेगा। ऐसी जो दबंगई है वो आसानी से की जा सकेगी, ये हमें लगता है। 20 सेकंड के लिए गिरिजा शंकर जी के पास आना चाहूंगा। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, छोड़ नहीं सकता, मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ा हुआ। गिरिजा शंकर जी, मैं जानना चाहूंगा, समय कम है सर, क्या पुष्कर सिंह धामी जैसा एक्सपेरिमेंट किया गया उत्तराखंड में, एन वक्त पर फिर चेहरा बदला गया सीएम का और सत्ता में वापसी तो हो गई लेकिन धामी जी खुद चुनाव हार गए,
इस तरह से कोई स्थिति पहले कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में शायद आलाकमान कुछ अपना सकता है, तो यहां से सब चीजों को बहुत माइन्यूटली वॉच कर रहा होगा आलाकमान और संगठन। देखिए, पहली बात तो यह है कि मोदी जी या हाईकमांड बीजेपी का पहले कमजोर था और इस 5 चुनाव के परिणाम से ज्यादा मजबूत हो गया है, ये कहना अपने आप में बहुत गलत है। पार्टी हाईकमांड या मोदी जी या अमित शाह या उनकी जो पूरी टीम है वो बहुत पावरफुल पहले भी रही है, इस चुनाव को जीतने के बाद भी वो पावरफुल बनी रहेगी। और इसमें जो प्रयोग उत्तराखंड में किया गया उस तरह का प्रयोग बाकी राज्यों में नहीं किया जा सकता, खासकर वहां पर जिन राज्यों में जनाधार वाले मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो शिवराज सिंह हो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, जहां पर जो जमीन से जुड़े जो लोग नहीं है जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया है, ऐसे लोग चुनाव भी हार जाते हैं, ऐसे लोगों को बदलना भी बहुत संभव होता है। लेकिन जनाधार वाले मुख्यमंत्रियों को कोई भी हाईकमांड जो गलती कांग्रेस ने पंजाब में की उस तरह की गलती कम से कम बीजेपी नहीं करेगी। बिल्कुल। देखिए, श्रवण जी को चूंकि विदा लेना है, उन्हें जरूरी काम से जाना है। श्रवण जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैं आपको कहूंगा, बाकी हमारे दोनों मेहमान जुड़े रहेंगे। श्रवण जी ने वक्त निकाला, हमारे साथ जुड़े इस पूरी परिचर्चा में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, गिरिजा शंकर जी के साथ, प्रेम कुमार जी के साथ और एक नए मेहमान के साथ। छत्तीसगढ़ में क्या असर होंगे इन चुनाव परिणामों के, इस पर करेंगे आपकी बात।